वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। तो दोस्तों, एंशिएंट हिस्ट्री के आज के लेक्चर में हम लोग पहुंच गए हैं किस पे? मौर्य सम्राट पे। तो लगातार आप इसको अगर फॉलो कर रहे होंगे तो शानदार आपकी एंशिएंट हिस्ट्री कवर हो गई होगी। तो आज हम लोग मौर्य काल पढ़ते हैं। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है ये चैप्टर, मौर्य गुप्त पीरियड। इससे बहुत सवाल बनते हैं, डिटेल में इसको आपको पढ़ना होगा। तो आइए इसको शुरू करते हैं। तो देखिए, मगध के विकास की अगर बात करें तो मौर्य साम्राज्य सबसे बड़ा साम्राज्य माना गया है। इसका संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था 321 ईसा पूर्व में। इसका जो शासन था वो पश्चिमोत्तर में अफगानिस्तान और बलूचिस्तान तक विस्तारित था। भाई काफ़ी बड़ा साम्राज्य था। उसका पौत्र जो था अशोक, उसने भारत का सर्वप्रसिद्ध शासक उसको माना गया है, जो कलिंग विजय करता है 261 बीसी में। ठीक है, तो आइए इसको देखते हैं। तो संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। अंतिम शासक कौन था मौर्य वंश का? बृहद्रथ। कौन था? बृहद्रथ। और इसकी जो राजधानी थी वो थी पाटलिपुत्र। कौन सी थी? पाटलिपुत्र। राज चिन्ह इसका मयूर था। ठीक है, जो कि सर्वप्रथम गुरून बेडेल ने मयूर की आकृति जो है वो स्तंभ पर देखी थी। याद रखिएगा, मौर्यों का राज चिन्ह बताया है मयूर को। ठीक है, अब मौर्य इतिहास का हमें पता कहाँ कहाँ से चलता है भाई, कि कहाँ से पता चलेगा कि ये सब राजा थे, उसमें इतना साम्राज्य था। तो ये बहुत सारे स्रोत हैं। जैसे साहित्यिक स्रोत की अगर बात करें तो जो विशाखादत्त की मुद्रा राक्षस थी और इस पर घुंडी राज की टीका है ना, तो विशाखादत्त की मुद्रा राक्षस हो गई, मेगास्थनीज की इंडिका हो गई, बौद्ध ग्रंथ हो गया, जैन ग्रंथ हो गया, विष्णु पुराण हो गया आपका, कौटिल्य का अर्थशास्त्र हो गया, पतंजलि के महाभाष्य में चंद्रगुप्त की राजसभा का उल्लेख है। तो ये सब आप मेंशन कर सकते हो कि साहित्यिक स्रोत क्या है मौर्य काल के इतिहास का पता करने के लिए। ठीक है, और दो समकालीन साहित्य और थे भाई चंद्रगुप्त मौर्य के समकालीन में। क्या? एक तो अहनारूर था, अहनारूर। इसमें नंद एवं मौर्यों का उल्लेख किया गया है भाई। ठीक है, और कश्मीर के क्षेमेंद्र की वृहत कथा मंजरी एवं यहीं के सोमदेव की कथा सरित सागर। ठीक है, तो ये आपको प्लीज याद करना होगा। फिर पुरातात्विक स्रोतों की बात करें यानी अभिलेखों की बात करें तो अशोक के लगभग 40 अभिलेख थे और रुद्रदमन का सौराष्ट्र प्रांत में स्थित जूनागढ़ अभिलेख हो गया है ना। तो अशोक के अभिलेख, रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख, यह एकमात्र अभिलेख है जिसमें अशोक एवं चंद्रगुप्त मौर्य का एक साथ उल्लेख मिलता है। सौगौड़ा लेक की बात करें अगर, सौगौड़ा लेक यह उत्तर प्रदेश में स्थित है, सौगौड़ा लेक। और यह संपूर्ण मौर्य काल का एकमात्र अभिलेख है जो ताम्रपत्र पे है ना। तो सौगौड़ा लेक जो है कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में। और ताम्रपत्र का अभिलेख है। ठीक है, ताम्रपत्र यानी तांबे का जो होता है ना, उस पर लिखा हुआ है। फिर महास्थान पाषाण लेक की बात करें अगर, महास्थान पाषाण लेक 1931 ईस्वी में बांग्लादेश के बोगरा जिले से, कहाँ पे? बांग्लादेश के बोगरा जिले से यह शिलालेख प्राप्त हुआ था। और मौर्य काल में महास्थान का नाम जो है वो पुंडरा नगर था। क्या था? पुंड्र नगर था। नवीन पुरातात्विक स्रोत की अगर बात करें तो तक्षशिला में स्थित भीरा रोपड़ से प्राप्त एक मोहर पर मौर्यकालीन ब्रह्मलिपि, कहाँ से? तक्षशिला में स्थित भीरा जो है वहाँ से एक मोहर पे मौर्यकालीन ब्रह्मलिपि गंगा मैदान में स्थित भीटा से प्राप्त मौर्यकालीन किलाबंद नगर एवं श्रेणी भवन जो है उससे मिली है। पूर्वी भारत के महास्थानगढ़ से प्राप्त अशोक के ब्राह्मी लेख और बानगढ़ एवं चंद्रकेतुगढ़ की मिट्टी की चार दीवारी और उड़ीसा में शिशुपालगढ़, दक्षिण में सन्नति। तो ये सब उल्लेख हुए हैं जो पुरातात्विक स्रोतों से हमें पता चले, अभिलेखों से। फिर कौटिल्य के अर्थशास्त्र की अगर हम लोग बात करें तो मौर्यों का जो इतिहास है वो जानने के लिए साहित्यिक स्रोतों में सबसे प्रमुख है। कौटिल्य के अन्य नाम जो है विष्णुगुप्त और चाणक्य थे। अर्थशास्त्र, राजनीति और लोक प्रशासन पर लिखी गई पहली प्रमाणिक पुस्तक है। कौटिल्य को भारत का मैकियावेली भी कहा जाता है भाई, कौटिल्य को। और अर्थशास्त्र में कुल 15 अधिकरण, 180 प्रकरण और 6000 श्लोक हैं अर्थशास्त्र में। और ये ग्रंथ जो है वो अन्य पुरुष यानी थर्ड पर्सन की शैली में लिखी गई है। डॉक्टर श्याम शास्त्री ने सर्वप्रथम 1909 में इसे प्रकाशित करवाया था। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण चीज़ें कौटिल्य के अर्थशास्त्र के बारे में हो गई। अब कौटिल्य द्वारा जो रचित पुस्तक अर्थशास्त्र, उसमें कौन कौन से पद वर्णित है ये बहुत महत्वपूर्ण है ना, एग्जाम में बहुत आता है, इसको आपको बहुत बार लर्न करना होगा, बहुत जरूरी है। जैसे मंत्री पद प्रधानमंत्री का होता था भाई। पुरोहित किसका होता था? धर्म एवं दान विभाग का जो प्रधान होता था वो पुरोहित होता था। सेनापति की बात करें अगर तो सैन्य विभाग का प्रधान हो गई। युवराज की बात करें अगर तो राजपुत्र होता है युवराज। द्वारिक की बात करें अगर, द्वारिक क्या होता है? राजकीय द्वार रक्षक जो होता है, नहीं, द्वारपाल जिसको कहते थे, द्वार रक्षक। अंतर्वेदिक क्या होता है? जो अंतःपुर का अध्यक्ष होगा, अंतर्वेदिक हो गया। समाहर्ता क्या होता है भाई? समाहर्ता आय का संग्रह करता होता है, आय का संग्रह करता।
सन्निधाता कौन होता है? राजकीय कोषाध्यक्ष होता है सन्निधाता, राजकीय कोषाध्यक्ष। प्रशासता कौन होता है भाई? कारागार का अध्यक्ष होता है प्रशासता। प्रदेष्टि कौन होता है? कमिश्नर होता था प्रदेष्टि। कमिश्नर कौन है? प्रदेष्टि। ठीक है, तो एक बार और देख लो, कमिश्नर होता है प्रदेष्टि, प्रशासता होता है कारागार का अध्यक्ष, सन्निधाता राजकीय कोषाध्यक्ष है, समाहर्ता आय का संग्रह करता है, अंतर्वेदिक अंतःपुर का अध्यक्ष, द्वारिक राजकीय द्वार रक्षक, युवराज पतई है राजा का बेटा, सेनापति सेना का प्रमुख, पुरोहित धर्म और दान विभाग का प्रमुख, मंत्री प्रधानमंत्री। व्यवहारिक की बात करें अगर, तो जो प्रमुख न्यायाधीश होता है उसको व्यवहारिक बोला जाता था। नायक की बात करें, जो नगर रक्षा का अध्यक्ष होता था, जो नगर की रक्षा करने वाला, उसका अध्यक्ष नायक होता था। कर्मांतिक कौन होता है भाई? उद्योगों एवं कारखानों का अध्यक्ष कर्मांतिक कहलाता है, उद्योगों एवं कारखानों का अध्यक्ष। मंत्रिपरिषद अध्यक्ष होता है भाई मंत्रिपरिषद। दंडपाल की बात करें, जो सेना का सामान एकत्र करता है उसको दंडपाल कहते थे, सेना का सामान एकत्र करने वाला दंडपाल। दुर्गपाल दुर्ग रक्षक होता है। अंतपाल जो है वो सीमावर्ती दुर्गों का रक्षक करता था, अंतपाल। कर्णक लेखाकार होता है, कर्णक। और पौर जो होता है ये नगर का कोतवाल होता था, पौर। ठीक है, याद जरूर रखिएगा। फिर मौर्य काल में राजधानी पाटलिपुत्र थी भाई, ये आपको याद रखना होगा। और सबसे बड़ी चीज, मौर्य ने क्या करा था, प्रशासन अच्छे से चल सके इसलिए सम्राट को 4 भागों में बांट दिया था। और कैसे 4 भागों में बांटा? ऐसे करके कि भाई उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम, और सबकी राजधानी अलग अलग कर दी भाई, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम की। कि जैसे जो पूर्वी क्षेत्र था उसकी राजधानी कर दी तौशाली, पूर्वी क्षेत्र की राजधानी क्या कर दी? तौशाली। उत्तर की राजधानी तक्षशिला रखी, पश्चिम की उज्जैन रखी और दक्षिण की सुवर्णनगरी। तो याद रखना, पूर्व की तौशाली हो गई और उत्तरी क्षेत्र की तक्षशिला हो गई, पश्चिम की उज्जैन हो गई और दक्षिण की सुवर्णनगरी हो गई। और मौर्य प्रशासन की जानकारी का जो प्रमुख स्रोत है वो कौटिल्य के अर्थशास्त्र और यूनानी लेखक मेगस्थनीज की इंडिका से मिलता है हमें। अशोक के अभिलेखों से भी महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। मौर्य प्रशासन की बात करें तो प्रशासन के स्रोत क्या है भाई? अर्थशास्त्र है, उससे पता चलता है, इंडिका से पता चलता है मेगस्थनीज की, अशोक के अभिलेख से, रुद्रदमन के जूनागढ़ अभिलेख से पता चलता है। केंद्र में कौन कौन था? सम्राट था, मंत्रीगण थे, मंत्री परिषद और अध्यक्ष, ये केंद्र में होते थे। प्रांतों में मंत्री परिषद और राज्यपाल होता था, ठीक है, जिसको गवर्नर बोलते हैं हम लोग। अशोक जो था पहले गवर्नर ही था, है ना, राज्यपाल था। अब इन्होंने क्या करा था, प्रांतों को भी और छोटे छोटे डिविजन में बांट दिया था, जैसे मंडल, आहार जिसको जिला कहते थे, फिर स्थानीय, 2 द्रोणमुख, खरवाटिक, संग्रहण और ग्राम। कितने भागों में बांटा देखो, 1 2 3 4 5 6 7, है ना। मतलब एक पहले पूरा केंद्र है, केंद्रों के अंदर फिर प्रांत है, प्रांत के अंदर मंडल आ गए, आहार आ गए उसके नीचे, फिर उसके नीचे स्थानीय, 2 द्रोणमुख, खरवाटिक, संग्रहण, ग्राम। ठीक है, प्रशासन को सुनिश्चित ढंग से चलाने के लिए। फिर आमत्य और सचिव क्या होते थे? इन्हीं को यूनानी लेखकों ने सभासद एवं निर्धारक कहा है। और जो आमत्य उपधा परीक्षण की परीक्षा पास कर लेता था वही मंत्री बनता था भाई। मंत्रीण और मंत्री परिषद क्या है भाई? आधुनिक कैबिनेट के समान है, जो अभी है ना इंपॉर्टेंट जो कैबिनेट होती है, जैसे होम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर, इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो, ऐसे ही 4-5 सदस्य इसमें होते थे महत्वपूर्ण, जैसे युवराज है, प्रधानमंत्री है, सेनापति है, पुरोहित है, सन्निधाता, जो महत्वपूर्ण लोग हैं, ये कार्यों में सलाह देते थे भाई राजा को। ठीक है, मौर्य शासन की प्रकृति क्या थी भाई? भारत का प्रथम केंद्रीकृत प्रशासन था जिसका जनक चंद्रगुप्त मौर्य था, है ना, सेंट्रलाइज, सारी पावर इसके हाथों में थी, जो ये चाहेगा वही होगा। कुछ इतिहासकारों ने चंद्रगुप्त के शासन को पुलिस राज्य कहा, तो वहीं भंडारकर महोदय ने अशोक के शासन को राजकीय निरंकुशवादी की संज्ञा दी। पुलिस राज्य का मतलब हो गया कि जो सारी पावर है वो सेना के हाथ में है। वही भंडारकर महोदय ने अशोक के शासन को राजकीय निरंकुशवादी, मतलब राजा जो है निरंकुश है, वो जो चाहे वो करेगा, उस पर किसी का अंकुश नहीं। ठीक है, केंद्रीय प्रशासन की बात करें तो मौर्य काल में प्रशासन मुख्य रूप से राजा ही में निहित था। और प्रशासन के जो प्रमुख अंग हैं वो है कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका। कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका। कौटिल्य की अर्थशास्त्र एवं अशोक के शिलालेख में मंत्री परिषद के बारे में चर्चा की गई है। पतंजलि द्वारा रचित महाभाष्य में भी चंद्रगुप्त मौर्य कालीन सभा का वर्णन किया गया है। ठीक है, और मंत्री परिषद के सदस्यों का जो चुनाव है वो योग्यता के आधार पर किया जाता था। पुरोहित, सेनापति, सन्निधाता और युवराज सम्राट की जो मंत्री परिषद है उसके प्रमुख सदस्य होते थे, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। ठीक है, अब ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में जो अध्यक्ष होते थे उनको आइए देखते हैं। पर्णयाध्यक्ष की जैसे बात करें तो पर्णयाध्यक्ष क्या है? वाणिज्य विभाग का जो अध्यक्ष होगा, वाणिज्य विभाग का। सूराध्यक्ष आबकारी विभाग का अध्यक्ष होता है भाई, सूराध्यक्ष। और सूरा मतलब दारू हो गई ना। और सुनाध्यक्ष जो बूचड़ खाना होता है जहाँ जानवर कटते थे, सुनाध्यक्ष होता था वो। गणिकाध्यक्ष गणिकाओं का अध्यक्ष होता था भाई, गणिकाओं।
अब गणिका का मतलब समझे क्या होता है? जो प्रोस्टिट्यूशंस नहीं होती हैं, समझ रहे हो गया मैं क्या कह रहा हूँ, उनका अध्यक्ष। सिताध्यक्ष जो कृषि के अधीक्षक होते थे भाई। अकराध्यक्ष जो खान विभाग वगैरह देखते थे ना, खान वगैरह जो माइंस होती है। कूप्याध्यक्ष वनों का अध्यक्ष। तो देख लो कितना बढ़िया से साम्राज्य इसने बना रखा था। जो आज मॉडर्न में चलता है ना, जो मंत्री पोर्टफोलियो हम लोग देते हैं, वैसे इसने पहले ही बना रखा था। कोष्ठगाराध्यक्ष जो कोष्ठगार यानी जो जेल वेल होती है उनको देखता था। आयुध धाराध्यक्ष ये आयुध घार वगैरह यानी जो दवा वगैरह होती है। शुल्काध्यक्ष व्यापार कर वसूलता था ये। सूत्राध्यक्ष कताई बुनाई विभाग का अध्यक्ष था ये। लोहाध्यक्ष नाम से पता चल रहा है धातु विभाग का। लक्षणाध्यक्ष टकसाल जो होता है, टकसाल सिक्के बनते हैं जहाँ। और विविताध्यक्ष चारगाहों का अध्यक्ष होता था, विविताध्यक्ष। मुद्राध्यक्ष पासपोर्ट विभाग का अध्यक्ष होता था भाई, मुद्राध्यक्ष। देवताध्यक्ष कौन होता था? धार्मिक संस्थाओं का अध्यक्ष जो होता था भाई। पौतवाध्यक्ष मानकीकृत भार व माप के प्रभारी, नहीं कि क्या भार होगा, कितनी माप होगी, ये सब पौतवाध्यक्ष देखता था। अश्वाध्यक्ष नाम से पता चल रहा घोड़ों का अध्यक्ष। हस्ताध्यक्ष हाथियों का अध्यक्ष हो गया भाई। सुवर्णाध्यक्ष सोने का अध्यक्ष, तो आसान है, आप पढ़ोगे याद हो जाएगा। अक्षपटलाध्यक्ष महालेखाकार होता था, अक्षपटला अध्यक्ष इंपॉर्टेंट है। रथाध्यक्ष युद्ध रथों का अध्यक्ष हो गया। पदाध्यक्ष पैदल सेना का अध्यक्ष हो गया। पणाध्यक्ष व्यापार मूल्य निर्धारण और राज्य द्वारा चलाई जाने वाली निर्माण इकाइयों द्वारा उत्पादित वस्तुओं की बिक्री के प्रभार का अधिकारी। रूपदर्शक सिक्कों का निरीक्षक है। लवणाध्यक्ष नमक विभाग का अधिकारी होता है। और पतनाध्यक्ष बंदरगाह जो होते हैं, पोर्ट होते हैं। संस्था अध्यक्ष बाजार का अधीक्षक जो होता है भाई, वो हो गया। और नवाध्यक्ष हो गया जहाज रानी विभाग का अध्यक्ष, है ना, जो जहाज वहाज चलते हैं उनका अध्यक्ष। अब देखिए हमने केंद्र प्रशासन तो देखा, प्रांतों में क्या व्यवस्था थी भैया केंद्र से छोटे। तो मौर्य काल में प्रशासन में कुशलता के लिए साम्राज्य को 4 भागों में बांटा गया था भाई। कितने भागों में? 4 भागों में, जो कि बाद में अशोक ने प्रांतों की संख्या 5 कर दी थी, है ना। जैसे प्राची, उत्तर पाठा, दक्षिण पाठा, अवंती, कलिंग। क्या? प्राची, उत्तर पाठा, दक्षिण पाठा, अवंती और कलिंग। उत्तर पाठा की राजधानी इसने तक्षशिला रखी। दक्षिण पाठा की स्वर्ण नगरी, अवंती की उज्जैनी, कलिंग की तोशाली और प्राची की राजधानी पाटलिपुत्र। रात रखना इंपॉर्टेंट है। प्राची की पाटलिपुत्र, कलिंग की तोशाली, अवंती की उज्जैनी, दक्षिण पाठा स्वर्ण नगरी और उत्तर पाठा तक्षशिला। ठीक है। प्रांतों पर प्रशासन के लिए कुमार को नियुक्त किया भाई। प्रांतों में यानी जो बेटा होता था राजा का उसको। और ये कुमार राजवंश से ही संबंधित है भाई। प्रांतों को आगे और भागों जो है जिले में बांट दिया, ग्राम में बांट दिया। ग्राम प्रशासन जो है वो सबसे छोटी इकाई थी। 100 गांवों के समूह को संग्रहण कहा जाता था। जो 100 गांव मिला दी उसको संग्रहण कह दिया। और सभी प्रशासनिक इकाइयों में प्रशासन के लिए अलग अलग अधिकारियों की नियुक्ति करी। इतने सारे अधिकारी बनाए गए थे। ठीक है, तो ये तो हो गया प्रांत। नगर प्रशासन कैसा था भाई? नगर व्यवस्था की जानकारी हमें मेगास्थनीज की इंडिकाई से मिलती है। इस पुस्तक में मेगास्थनीज के नगर के प्रशासन के लिए 6 समितियों का वर्णन करा गया है ना। तो आपसे पूछेगा नगर प्रशासन, मौर्यकालीन प्रशासन, ये मेंस के लिए भी महत्वपूर्ण है। तो 6 प्रकार की समितियां बनाई गई थी। जैसे प्रथम समिति में उद्योगों का निरीक्षण करना होता था। दूसरी में क्षेत्र में आने जाने वाले विदेशियों की देखरेख की, कौन आ रहा है कौन जा रहा है। तीसरी समिति में इस समिति का कार्य जनगणना करना था। तो उद्योगों का निरीक्षण, देश विदेश से आने वाले यात्री, जनगणना करना। चौथी में इस समिति कार्य व्यापार वाणिज्य की व्यवस्था करना। 5वीं समिति में इस समिति द्वारा विक्रय व्यवस्था की व्यवस्था करना था। और 6ठी समिति में बिक्री की व्यवस्था करना था। ठीक है, तो मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में पाटलिपुत्र के नगर प्रशासन का वर्णन करा है। और पाटलिपुत्र नगर का जो प्रशासन है वो 30 सदस्यों के समूह द्वारा किया जाता था। इसकी कुल जो है 6 समितियां होती थी और प्रत्येक समिति में 5 सदस्य। तो ये 6 समिति हैं। हर समिति में कितने कितने सदस्य होंगे? 5 सदस्य होंगे। ठीक है, ये आपको याद रखना होगा। इस दौरान नगर परिषद के द्वारा जन कल्याण कार्य, मतलब जो भी चीज़ें करी जाती थी, शिक्षा, जन कल्याण, सामाजिक व्यवस्था, ये सब। ठीक है, तो आज के लिए मौर्यकालीन इतना ही। ठीक है, अब इसके आगे का न्याय प्रशासन है, सैन्य प्रशासन, गुप्तचर व्यवस्था कैसी थी और हर राजा के बारे में, ये सब हम लोग कल के लेक्चर में पढ़ेंगे। तो प्लीज़ इसको अच्छे से पढ़िए, थोड़ा पढ़िए, अच्छे से पढ़िए। जितना मैं बता रहा हूँ नोट करते जाइए, लर्न करते जाइए, आपको बहुत लाभ होगा। डेली में RO को टारगेट दे रहा हूँ, उस टारगेट के हिसाब से आप पढ़ेंगे। SCS में GS और हिंदी का क्विज चल रहा है RO के लिए, उस क्विज को अटेम्प्ट आप करेंगे। डेली क्विज चलता है, ये समझ लीजिए। इसमें इतने मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की प्रैक्टिस प्री तक कराई जाएगी। करंट अफेयर्स का क्विज अलग चल रहा है, उसको आप डेली क्विज करंट अफेयर्स के क्वेश्चन अटेम्प्ट करके उन क्वेश्चन को नोट बना सकते हैं। वही सवाल आपको डायरेक्ट एग्जाम में भी मिलेंगे ना। तो इन सब चीज़ों को करिए। SCS से जोड़ के आप टेस्ट वगैरह भी लगाइए, आपको मज़ा आएगा दोस्तों और तैयारी अच्छी हो।